Hello bachcho, how are you? I hope all fine. So today I am going to discuss more question of NCERT. One video में कुछ क्वेश्चन है up to 10. These numbering according to the old NCERT book और नए के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस करा रही हूँ. बीच में कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं. अभी जो क्वेश्चन है पुरानी बुक के हिसाब से 11th है, नए में शायद 6 to 7 क्वेश्चन होगा. तो एज यूजुअल नोटबुक पेन लेंगे, साथ में मिलकर करते हैं क्वेश्चंस. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिजिक्स में क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आधा चीज़ तो वैसे क्लियर हो जाता है और सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को. दिमाग में ये प्रश्न नहीं बनाएंगे फिजिक्स नहीं आती है, फिजिक्स टफ है, हमसे नहीं होगा. ठीक है, थोड़ा इंटरेस्ट बनाओगे फिजिक्स का मज़ा आएगा. सो द क्वेश्चन इज read each statement below carefully and state with reason the example if it is true or false. हमें true और false बताना है. First, with zero speed at an instant may have non-zero acceleration at that instant. मतलब ये हो गया किसी भी एक इंस्टेंट पे जहाँ पर स्पीड ज़ीरो है, तो यदि जहाँ पर स्पीड ज़ीरो है तो क्या एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो हो सकता है. तो दिमाग में सीधा सा पिक्चर आता है बच्चों को, एक्शन इज इक्वल टू है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. यदि स्पीड ज़ीरो तो एक्शन भी क्या आ जाएगा ज़ीरो. बट जब हमने ऐसे क्वेश्चन के आंसर देने हैं तो हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ देखनी है. सिर्फ ऐसा नहीं सोचना कि हमने ये वन डायमेंशन मोशन यहीं से देखना है, एक्स का ही देखना है, हमें वर्टिकल मोशन भी देखना है. तो वर्टिकल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे हमारी स्पीड तो ज़ीरो होती थी, पर एक्सेलरेशन तो हमारा हमेशा क्या रहता था, -g रहता था डाउनवर्ड. तो ये ऑप्शन क्या है बेटे हमारा, विथ ज़ीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन ज़ीरो एक्सटेंशन. यस, इट कैन बी पॉसिबल. कब, व्हेन ऑब्जेक्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा हाईएस्ट पॉइंट पे है तो उसका v ज़ीरो है बट a कैन नॉट बी ज़ीरो, a इज इक्वल टू g. तो इस आंसर को आप लोग क्या लिख देंगे, ट्रू. और एक्सप्लेन भी करना है, राइटिंग में लिखना भी है. सेकेंड, विथ ज़ीरो स्पीड मे हैव नॉन ज़ीरो वेलोसिटी. अब सबसे पहले हमें ये समझना है स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क क्या क्या है. अब न्यूमेरिकली मैथमेटिकली तो आप स्पीड क्या बोलते हैं, स्पीड इज इक्वल टू आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी आप लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. जब मैथमेटिक्स करते हैं हम लोग हैं न्यूमेरिकल के फॉर्मूले वाइज आपने ये बोल देना है. अब इस वाले सेंटेंस का हमें यदि ज़ीरो स्पीड है और नॉन ज़ीरो वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से कोई ज़्यादा क्लू मिल नहीं रहा है बेटे हमारा, है ना. अब और समझते हैं बेटे हमारा कि जो वेलोसिटी है बेटे हमारी वो क्या होती है हमारी, आप बोल सकते हो एक ढंग से स्पीड प्लस डायरेक्शन भी बोल सकते हो आप, है ना. अब यदि इस कंसेप्ट से भी हम देखें तो यहाँ क्या बोलते हैं, यदि स्पीड ज़ीरो है तो स्पीड ज़ीरो का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस ज़ीरो है. तो डिस्टेंस ज़ीरो हो गया तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो होगा ही. ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि डिस्टेंस ज़ीरो और डिस्प्लेस ज़ीरो ना हो. हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो. तो ये स्टेटमेंट तो हमारी फॉल्स हो जाएगी. और भी बता देते हैं कैसे फॉल्स. एक तो ये कंसेप्ट आ गया. सेकेंड, वेलोसिटी और स्पीड प्लस, जब स्पीड ज़ीरो है तो हमारी वेलोसिटी क्या जाएगी, ज़ीरो. नेक्स्ट, विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव ज़ीरो एक्सेलरेशन. अब थोड़ा सा इसमें समझना है बेटे, इट मे बी और मे नॉट बी. यदि हमसे सिर्फ यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा स्ट्रेट लाइन का ही क्वेश्चन है ना, यदि हम बिल्कुल मेंशन किया है यहाँ पर, आप कहीं भी ऐसा नहीं लिख रहा है कि उन्होंने देखा है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, चैप्टर स्ट्रेट लाइन का है. रीड ईच स्टेटमेंट. ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है
तो विद कांस्टेंट, तो हमारा एक्शन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। जब स्पीड और v2 माइनस v1 अपॉन टी, तो जब स्पीड कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा हमारा, चेंज क्या हो गया, ज़ीरो, तो एक्सेशन क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो स्टेटमेंट ऐसे तो ट्रू हो गया, पर कब ट्रू हुआ, जब ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन। बट यदि ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है, इफ ऑब्जेक्ट हमारा कांस्टेंट स्पीड से सर्कल मोशन में जा रहा है, तो स्पीड तो कांस्टेंट है, बट एक एक्शन क्या करता है, टुवर्ड द सेंटर। इसका मतलब है ये कौन सा एक्शन होता था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी ये चैप्टर सिर्फ स्ट्रेट लाइन का है, तो हम इसको स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज अ ट्रू, है ना, फॉर स्ट्रेट लाइन। क्या लिखेंगे, फॉर वन डायमेंशन स्ट्रेट लाइन। पर यही बात सर्कल की होती, सो दिस स्टेट में बी रॉन्ग। नेक्स्ट, विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। यदि हमने पॉजिटिव एक्शन दे दिया है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये डिपेंड करता है बेटे। स्पीड किस पर डिपेंड करती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मुझे ये देखना है कि u कितना है। यदि u नेगेटिव हो गया तो मान लेते हैं -10 स्पीड है हमारी, और ये हमने 1 ही दिया 1 सेकेंड के लिए, 1 पॉजिटिव एक्शन दिया 1 सेकेंड के लिए, तब तो माइनस आ गया। तो ये द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्शन मस्ट बी स्पीडिंग अप, इट इज नॉट नेसेसरली, इट्स डिपेंड अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी। हाँ, यदि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में है, तब 100% हम बोल सकते हैं कि स्पीडिंग अप होगा बेटे। क्लियर, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है, तो आपने विथ रीजन लिखना है। तो कुछ आंसर में ट्रू भी हो सकते हैं और दोनों हो सकते हैं। यही क्वेश्चन मैंने बताया सी, तो ये ट्रू है कब, जब मोशन क्या है मेरा स्ट्रेट लाइन पर, फॉल्स है कब, जब मोशन क्या है सर्कल। तो एक्शन कहाँ लगती है, टुवर्ड द सेंटर। आगे क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 12। द बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 90 मीटर on a floor. At each collision with the floor, the ball loses 1/10 of speed. जो बॉल है वो 1/10 स्पीड लूज होती है। प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन। हमें 0 to 12 सेकेंड के लिए मोशन का ग्राफ बनाना है। अब देखते हैं बेटे, हम सबसे पहले समझते हैं, एक बॉल है वो यहाँ से ड्रॉप हो रही है, मतलब उसका u कितना 0 और हाइट कितनी है 90 मीटर। और जब फर्स्ट कॉलिजन हुआ तो मान लेते हैं स्पीड कितनी है v1। हम v1 निकालते, v1 क्या है, तो v1 कितना आ जाएगा हमारा, v1 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as। हम सिंपल ये फॉर्मूला लगा लेंगे। क्यों लगा लेंगे, क्योंकि हमें डिस्टेंस दे दिया है और टाइम के बारे में कोई मेंशन नहीं किया है, तो फिलहाल हम ये कर लेते हैं। तो v1 स्क्वायर मुझे नहीं पता कितना था, u कितना था 0, 2a की वैल्यू कितनी है 10 और s कितना हमारा 90। तो ये कितना आ जाएगा 900 और अंडरूट के बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, v1 इज इक्वल टू 30 √2 आ गया। मतलब हमें ये समझ आ गया, जब बॉल यहाँ पर आई तो v1 मैंने लिख दिया यहाँ पर 30 √2। अब यहाँ पर बॉल टकराई तो उसकी एनर्जी कुछ लॉस हो गई। तो लॉस होने के बाद ये बोलते हैं कि एक जब स्ट्राइक की तो उसने अपनी एनर्जी लूज़ की, है ना, या उसकी स्पीड कम हुई। स्पीड कितनी कम हुई उसकी, ये बोलते हैं जो उसकी स्पीड कम हुई वो हुई 1/10 v1 माइनस v/10। ये स्पीड उसकी कम हो गई, जिसको नाम मैंने v2 बोल दिया। अब मैं ये देखती हूँ कि ऑब्जेक्ट को 90 मीटर आने में टाइम कितना लगा। निकालते हैं बेटे, हम टाइम कैसे निकाल लेंगे हम लोग, 90 आने में कितना टाइम लगा, या स्पीड पता चल गई तो स्पीड से निकाल लो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, स्पीड थी 30 √2, यू कितना था 0, 10 और t, एक 0 यहाँ कट गया बेटे हमारा, t कितना आ जाएगा 3 √2।
और 3√2 जो अप्रॉक्सीमेटली टाइम कहलाएगा, 3 को मैंने 1.4 से √2 की वैल्यू होती है 3 × 1.4, तो 14 3 होता है 42, तो 4.2 सेकेंड टाइम आ गया हमारा। ये यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चों को। अब ये जो ऑब्जेक्ट था ये तो फर्स्ट कोलिजन हो गया ना, हम सेकेंड कोलिजन की बात करते हैं। जब इतनी स्पीड लॉस हो गई तो ऑब्जेक्ट ऊपर तक गया। अब जब ऑब्जेक्ट ऊपर तक गया तो मैंने ये देखना इसकी स्पीड कितनी हुई, बताओ ज़रा कितनी स्पीड हुई। यहाँ v1 थी और ये v2, अब v2 मैं निकाल लेती हूँ, v2 कितना है ना। v2 कैसे निकाल लेंगे बेटे हम लोग, v2 = v1 - v1/10। v1 कितना था 30√2 - 30√2/10, 1 0 चला जाएगा, √2 कॉमन ले लेंगे बच्चे, तो 30 - 3 ये आ जाएगा हमारा 27√2 आ गया। मतलब जो मुझे v2 स्पीड मिल गई बेटा वो मुझे कितनी मिल गई, 27√2 मिल गई स्पीड हमें। अब इसको इस v2 स्पीड से ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगा ये भी निकाल लेते हैं हम। देखो ज़रा टाइम कितना लगा, अगेन v = u + 80 बच्चे। 27 हाईएस्ट पॉइंट पर तो स्पीड क्या आ जाएगी 0, v2 से यहाँ से गया है ना, v2 ये आ गया हमारा। अब ये कितना है 0 = 27√2, g की वैल्यू 10 और t2 कर दिया, तो t2 जो टाइम आया 27√2/10 आ गया बेटी हमारा, है ना। तो जो t2 टाइम आया दैट इज 2.7 और √2 आया। अब पहले 3 से मल्टीप्लाई किया था √2 तो 4.2 आया था। अब जब 2.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू डेफिनेटली कम आएगी। देखते कितनी वैल्यू आती है बेटे हमारी, 2.7 और ये कितना मेरा 1.4, तो 14 7 जा 102, तो 14 7 जा 98, 8 और 9, 14 2 जा 28, 28 और 9 28, 14 2 जा और 9, तो कितना आ जाएगा 73, मतलब 3.78 सेकेंड आ गया बेटे हमारा। मतलब जो t1 टाइम था हमारा, t1 टाइम यहाँ से आने का जो टाइम था 4.2 सेकेंड था, और जो t2 टाइम था वो था मेरा 3.78। अब बात यही नहीं ख़त्म हुई, अब जो बॉल यहाँ ऊपर गई तो ये नीचे भी आएगी, तो जब नीचे आई तो इसकी स्पीड v3 होगी। कितनी होगी बेटे v3। अब v3 क्या हुई हमारी स्पीड, जो v3 स्पीड हुई वो ही मेरे v2 - v2/10, क्योंकि लिखा क्वेश्चन में ये है कि जितनी बार स्ट्राइक करेगा 1/10 स्पीड कम करता जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो गया बेटे हमारा 27√2 तो था ही, माइनस 27√2 अपॉन कितना आ जाएगा 10। अगेन बेटू मैं √2 कॉमन ले लूँगी, 27 - 2.7। देखो ज़रा इसको माइनस करो, सो इट विल कम अराउंड √2 एंड 27 - 2.7 दैट इज 24.3 मीटर पर सेकंड। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाता है हमारा। चलो स्पीड को मैं इसी फॉर्म में छोड़ देती हूँ v3 को। v3 = 24.3 √2 आ गया v3। अब इस स्पीड से ऊपर जाएगा, फिर स्पीड क्या होगी 0, तब कितना टाइम लगेगा वो भी निकाल लेते हैं, t3 भी निकाल लेते हैं। सो हाउ वी विल फाइंड आउट द t3। v3 = अगेन u + 80, v3 24, ये तो 0 आ गया, u कितना आ जाएगा 24.3 √2 - 10, tg की वैल्यू 10 ले ली,
सो t इज इक्वल टू 24.3 अंडर 2/10, मतलब जो T3 आया दैट इज 2.43 और 1.4 कर देते हैं। 14 3 ज़ा 40, 14 4 ज़ा 56 और 4 60, 14 2 ज़ा 28 और 6 3.6, ये T3 टाइम हो गया। तो जो T3 टाइम आ गया ये आ जाएगा हमारा 3.602। अब मुझे लग रहा है यदि हम इनको जोड़ते हैं टाइम 4, 3 और 3 है ना, तो 4.2 और 3 पॉइंट कितना है 7, तो अप्रॉक्सीमेटली 8 आ जाएगा और 11.6 हमें सिर्फ 12 सेकेंड तक ही बनाना है, तो हमें फोर्थ लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कितने टाइम के लिए बनाना है 0 to 12 सेकेंड। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब ग्राफ जो है ये हमारा स्पीड है, ग्राफ जो है क्या है स्पीड और क्या है टाइम, ग्राफ स्पीड है टाइम। अब टाइम देख लेते बेटे हम 12 करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड स्पीड, हमें जो स्पीड मिली वो 30/2 मिली। तो 30/2 को यदि हम सॉल्व करें, 30/2 कितना हो गया मेरा √2 1.4, मतलब 42 43 ज़ा 42। तो मैं यहाँ पर इस ढंग से स्पीड ले लेती हूँ 10 20 30 40 और ये 50, या फिर जैसे हमारा फिगर दिया है। अब इनिशियली जब हम यहाँ थे तो स्पीड कितनी थी 0 थी, फिर 90 मीटर आए, कितने टाइम तक आए 4.2 सेकेंड तक, तब स्पीड कितनी होगी हमारी 42 अराउंड। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना लूँगी 42 पे, और टाइम कितना लगा हमारा 4.2, और एक लाइन मैंने यहाँ बना ली, ये बन गई हमारी लाइन 4.2 तक। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ी, ये हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है 4.2 तक हो गया। सो दिस विल बी लाइक दिस, ये आ गया हमारा। अब इसके बाद क्या हुआ, जब स्ट्राइक हुआ ऑब्जेक्ट ना तो स्पीड कुछ लॉस हो गई, उतनी स्पीड नहीं बची। तो स्पीड कितनी हो गई हमारी, नियरली ये हो गई हमारी, हमने V2 निकाला 27/2 हो गया। तो इसको हम बोल सकते हैं ये जो स्पीड थी हमारी 30/2। अब 27/2 भी जो हमारी होगी बेटा वो करीब यहाँ पर आ गया, मान लेते हैं ना 27/2। तो यहाँ तक हमारी स्पीड ये कम हुई। इसके बाद ऑब्जेक्ट ऊपर गया, फिर कब तक गया, जब तक स्पीड 0 हुई। वहाँ टाइम कितना लग गया 3.78, जो 3.78 टाइम लगा 4.2 के बाद लगा वो। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 4.2 और 3.78 ऐड किया, तो 9 और ये आ जाएगा 7.98, मतलब 7.98 मतलब 8 तक आ गया। मतलब ऐसा हो गया, ये स्पीड यहाँ तक आई और इसके बाद ये स्पीड 0 हो गई हमारी। फिर इसके बाद यहाँ पर स्पीड क्या हुई बेटे हमारी 0। फिर ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, जब नीचे आया तो इसकी स्पीड कितनी लॉस हुई, ये हमारी 27/2 हुई। फिर मैंने क्या किया V3 क्या हुआ हमारी V2 माइनस V2/10, उसको सॉल्व कर जो स्पीड निकली वो निकली 24.3/2। अब उस स्पीड मतलब यहाँ पर कहाँ पर लाइन आ गई हमारी 24.3
24 मतलब यहाँ कहीं आ जाएगा 24। अब यहाँ से इस स्पीड से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा इसको, देखते हैं कितना टाइम लगा इसको। T3 3.6, तो ये 7.98 के बाद, तो 7.98 प्लस 3.60, 8 एंड 15 और 11.56 मतलब 11.56 यहाँ तक आ गया हमारा, ठीक है। और ये आ गया, तो ये जो टाइम लगा 11.5, उसके बाद स्पीड फिर थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगा। बट हमसे कहाँ तक पूछा था, 11.12 तक ही पूछा था। गॉट इट, क्लियर। ग्राफ बनाना आ गया, ग्राफ पेपर भी बना सकते हो या अपनी कॉपी में पूछा जाता है तो आप ये बस थोड़ा सा अंदाजे से याद रखना कि बराबर डिस्टेंस लगे और ये भी बराबर लगे। गॉट इट, क्लियर हो गया क्वेश्चन। सिंपल था, बस थोड़ा सा लंबा था और कुछ नहीं था बेटे, लंबा तो था थोड़ा। सो नाउ आई एम स्विच ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 क्लियर। एक बॉल थी 90 मीटर से आई यहाँ पर, हमने पहले उसकी v1 स्पीड निकाल ली, फिर क्या किया उसने लॉस किया, लॉस की स्पीड निकाली, फिर वो ऊपर गया, फिर हमने यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल दिया, फिर लॉस वाली स्पीड निकाली, फिर वो फिर ऊपर गया। अब डेफिनेट सी बात है, जब स्पीड को चीज़ लॉस हो जाएगी तो 90 मीटर ऊपर तक तो नहीं जाएगा, फिर यहाँ तक गया, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर नीचे आया, फिर क्या हुआ, फिर हमने लॉस वाली स्पीड निकाली, फिर किया। ऐसे हम कई बार कर सकते थे। यदि मान लो एक क्वेश्चन में 50 सेकंड दिया होता तो हम और आगे जाते जाते, पर हमें सिर्फ कितना पूछा था, 12 सेकंड। यदि 8 सेकंड ही पूछा होता तो हमने एक ही बार कर देना था, टाइम के अकॉर्डिंग किया हमने। क्लियर। नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। एक्सप्लेन क्लियरली विथ एग्जाम्पल डिस्टिंक्शन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ब्रैकेट में सन टाइम्स कॉल्ड डिस्टेंस ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम, किसी एक टाइम इंटरवल के निकालना है, एंड द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड द पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। सिंपल सी बात है बेटे, हमें इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में ही बताना है। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो, जैसे मान लो कोई एक पार्टिकल है, मान लेते हैं पार्टिकल हमारा यहाँ से ए से बी गया और बी से सी चला गया, तो जो डिस्टेंस कहलाएगा हमारा, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्चुअल पाथ लेंथ ए बी प्लस बी सी, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहलाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इस पर्टिकुलर केस में ये भी हमारा ए बी प्लस बी सी है। कहने का मतलब ये हुआ, जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड था वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। पर क्या हमेशा ऐसा ही होगा, बराबर होगा, ये डिपेंड करता है पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं। मान लेते हैं एक पार्टिकल ए से बी जाता है और बी से सी चला जाता है, हम सब बोलते हैं कि पाथ लेंथ क्या होगी, तो डिस्टेंस तो हमेशा ए बी और बी से हो जाएगा, पर जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, ये क्या था, मेरा फाइनल पॉइंट था, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस केस में वो हो जाएगा हमारा ए सी। तो ज़रूरी नहीं है कि जो टोटल पाथ लेंथ है वो बराबर हो, डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि पार्टिकल का इनिशियल और फाइनल पॉइंट का बीच का डिस्टेंस क्या है। जैसे मान लो यदि एक पार्टिकल है हमारा, ए से बी गया, बी से सी गया और सी से ए पे अगेन वापस आ गया, तो जो उसका डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, हमारा डिस्टेंस कहलाएगा ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहलाएगा हमारा ज़ीरो, क्योंकि वही इनिशियल पॉइंट था और वही कौन सा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट।
वही इनिशियल पॉइंट है और वही कौन सा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। तो ये कहलाएगा हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड का मतलब यही होता है कि जो डिस्टेंस है, यदि स्ट्रेट लाइन में था दोनों क्या जाएंगे बराबर, यदि स्ट्रेट लाइन नहीं है। और सर्कल में भी आपने सीखा होगा इसको। जस्ट सपोज करो, और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं हम। सपोज एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ए से जाता है और ए से बी पे जाता है और इसकी रेडियस हमारी आर है। तो जो डिस्टेंस है वो तो कहलाएगा एक्चुअल पाथ लेंथ। तो एक्चुअल पाथ लेंथ कहलाएगी हमारी पाई आर। जो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा इनिशियल और फाइनल, तो वो कहलाएगा 2r। गॉट इट? क्लियर? द बी पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन इज magnitude of the average velocity over an interval of time and average speed over an same interval। हमारा same time है। Average speed of a particle over an interval of time is defined as the total path length divided by the time interval। बिल्कुल correct। Show in both A and B that the second quantity is either greater than or equal to the first when is equality sign true। For simplicity consider one dimension motion only। हमने सिंप्लिसिटी के इन्होंने हमें सिर्फ वन डायमेंशन मोशन के लिए बोल दिया है बेटे। ठीक है, अब देखते हैं बेटे, हमारा फर्स्ट केस है। हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या लिखते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, टाइम इंटरवल सेम दे दिया है। तो एवरेज वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम और एवरेज स्पीड is equal to distance upon time taken। अब ये बोलते हैं हमारे कि ए और बी दोनों केसेस में, पहले ए वाला केस मैंने डिस्कस कर लिया है, क्वांटिटीज आइदर ग्रेटर और इक्वल। अब ये जो मेरी एवरेज वेलोसिटी है ये एवरेज स्पीड के बराबर है या ये हमारी लेस है, और जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी से ग्रेटर है। हमने वन डायमेंशन नहीं बोला बेटे इन्होंने मोशन में। यदि मान लेते एक पार्टिकल है हमारा, ए से बी जाता है और बी से सी जाता है, तो इन दोनों केसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो दोनों क्वांटिटी इक्वल होंगी। बट यदि एक पार्टिकल है हमारा, ए से बी जाता है और वो वापस लौट के सी पे आ जाता है, तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो ए बी प्लस बी सी होगा। टाइम तो टी लगा, पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया बिटवीन ए एंड सी, तो वो हो जाएगा ए सी और टी। तो दिखती सी बात है, ए बी प्लस बी सी डिस्टेंस ज़्यादा है और ए सी कम है, तो जो एवरेज स्पीड है that will be more than the average velocity। ये आप पहले भी कर चुके हो, 9th क्लास में भी कर चुके हैं आप। सिंपल चीज़ समझना है बेटे आपने कि डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ लेंथ, जहाँ से जा रहा है ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं आप। क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। क्लियर? Now I'm switch over to the next question. Next question is a man walks on a straight road from his home to market 2.5 kilometer away with the speed of 5 kilometer per hour। A man walks on a straight road from his home to market। अपने होम से मार्केट जाता है, ये होम है और ये मार्केट है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है दैट इज अ
2.5 किलोमीटर विद द स्पीड, और स्पीड कितनी रखी उसने, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज, बाजार बंद था। ही इंस्टेंटली टर्न एंड वॉक बैक विद द स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। गया 5 किलोमीटर से मजे मजे से, बाजार बंद मिला, बड़ा मूड ऑफ हुआ, सोचा घर वापस ही चले जाते हैं। तो कितनी स्पीड से वापस गया, 7.5 किलोमीटर पर आवर से। आप बड़े मूड से जाओ और चीज़ें ना मिले तो दौड़ के जल्दी ज़्यादा स्पीड से आ गया। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, दोनों चीज़ें निकालनी है ओवर ए इंटरवल ऑफ 0 to 30 मिनट। पहले कौन सा टाइम दे दिया, 0 to 30 मिनट। देखते हैं बेटा अब हम 0 to 30 मिनट। सोचो बेटा ज़रा, 30 मिनट। पहले हम लोग निकाल देते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज क्या था, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी। पहले तो 30 मिनट देख लेते क्या हुआ हमारा। अब 2.5 किलोमीटर तो डिस्टेंस था और कितनी स्पीड से गया, 5 किलोमीटर से गया। मतलब क्या समझ आया, 5 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया कि 1 आवर में वो 5 किलोमीटर चल सकता था, मतलब है ना, 1 आवर में 5 किलोमीटर चल सकता था। पर बाजार तो 2.5 पे था, मतलब मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो बाजार पहुंचने में उसको जो टाइम लगा, तो मार्केट पहुंचने में जो टाइम लगा, वो लगा इसको हाफ आवर, मतलब 30 मिनट। और मुझसे पूछ लिया है 30 मिनट की एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। लगाओ दिमाग बेटे, वो तो यहाँ 30 मिनट में यहाँ पहुँचा ही था, मतलब वही क्या कहलाएगा, डिस्टेंस, और वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कितना था बेटे हमारा, 2.5 किलोमीटर, और 30 मिनट को क्या ले सकते हैं बच्चे आप, हाफ आवर, 2 पर कर दो, 5 किलोमीटर पर आवर। इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी है वही क्या आ जाएगी हमारी, एवरेज स्पीड। क्यों आ गई, क्योंकि 30 मिनट में सिर्फ स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक का मोशन था, तो वही डिस्टेंस था, वही क्या था, डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड क्या पूछते हैं बेटे हमसे, 0 to 50 मिनट। अब हमें यह समझ आ गया, बाजार जाने में जो टाइम लगा था वो कितना लगा था, वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन वी, डिस्टेंस 2.5 और ये 5, मतलब हाफ आवर, और इसको हमने बोल दिया था 30 मिनट। वापस कैसे आया, वापस आने की जो स्पीड थी दैट इज 7.5 किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं V2 कितना हो गया हमारा, T2 कितना आ जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन V, डिस्टेंस 2.5 और ये 7.5, 1/3 आवर, 1/3 आवर या फिर 20 मिनट, या फिर 20 मिनट। तो हमें क्वेश्चन में ये समझ आ गया कि बाजार जाने में उसको जितना टाइम लग रहा था, बाजार जाने में ये घर था और ये मार्केट था, जाने में जितना टाइम लग रहा था वो था 30 मिनट। पर बाजार बंद देख के मूड ऑफ हुआ तो 20 मिनट में घर वापस पहुंच गया। अब इन्होंने मुझे पूछा है हमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालनी है 0 to 50 मिनट के लिए। अब बताओ बेटे, अब एवरेज, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कर देते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना आया बेटे हमारा, जितना घर से मार्केट गए उतना ही वापस आया, वही इनिशियल पॉइंट वही फाइनल पॉइंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो गया 0 और टाइम तो लग गया 50 मिनट, मतलब एवरेज वेलोसिटी इज 0। नेक्स्ट एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड डिस्टेंस कितना हुआ, जाना और आना, 2.5 किलोमीटर गया प्लस 2.5 किलोमीटर वापस आया। डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर था, 2.5 गया 2.5 वापस आया। टाइम कितना लग गया 50 मिनट। अब यदि आर में कन्वर्ट करना है तो 50/60 आर, 50/60 आर तो कितना आ जाएगा हमारा 550 और ये 60 किलोमीटर पर आवर। 5 चला गया, कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक क्लियर, गॉट इट। नेक्स्ट सिंपल हमने क्या निकाला, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट केस में क्या था बेटे हमारा, डिस्टेंस 2.5 था, वही डिस्प्लेसमेंट था, क्योंकि टाइम कितना दिया 30 मिनट, टाइम कितना 30 मिनट, और टाइम कितना दिया 50 मिनट। तो 50 मिनट में क्या हुआ, गया और वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गई 0, डिस्टेंस कितना हो गया 2.5 प्लस 2.5 थर्ड। अब क्या दिया है बेटे हमें 0 to 40, क्या दिया बेटे हमें 0 to 40। चेक करते हैं बेटे हम 0 to 40 में कहाँ जाएगा, ये चेक करते हैं हम। 0 to 40 मुझे ये समझ आ रहा है कि 30 मिनट तो यहाँ चला गया, ये डिस्टेंस 2.5 था, ये 20 मिनट था, तो इसका आधा कर देते हैं। तो यदि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट कितना बी और ये पॉइंट कितना है सी, तो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस चलेगा, ये टोटल डिस्टेंस था हमारा 2.5 किलोमीटर, 20 मिनट में चला, तो ये कितना चलेगा बेटे मेरा 1.25 किलोमीटर, ये भी 1.25 किलोमीटर, ये कितना आएगा 1.25 किलोमीटर। अब निकालो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बेटे हमारा 2.5 किलोमीटर प्लस 1.25 किलोमीटर। सही गलत, ये 2.5 किलोमीटर गया और 40 मिनट यहीं पहुंचा, तो 2.5 जाना और ये 1.25 टोटल डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा 40 मिनट। तो 40 मिनट को क्या कर दोगे 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा, ऐड कर देते हैं 3.75 40/60 आवर। 1 0 चला जाएगा, 2 और 1 कितना आएगा 3 को ऊपर भेज देते हैं, 3.75 मल्टीप्लाई 3/2 किलोमीटर पर आवर। अब मैं 3 को नहीं काटूंगी क्योंकि एक फिर और पॉइंट वाला फिगर आ जाएगा, तो मैं इसको ही काटूंगी। 2 से कितना आ जाएगा 1, 2 से कितना आ जाएगा 6 एंड 7 और 5 करो, 3 मल्टीप्लाई करो, 5 3 ज़ा 15, 22, 18 और 2 5, 5.0, ये कितना आएगा 5.02 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट निकालते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज वेलोसिटी में क्या जाएगा हमारा, हाँ लगाओ दिमाग,
यहाँ पर कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारा, ये पॉइंट इनिशियल था और ये फाइनल, तो कितना डिस्टेंस हुआ 1.25 किलोमीटर। टाइम अगेन 40 अपॉन 60 आवर्स, 2 और 3 ऊपर कर दो, 3 1.25 डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर पर आवर। 2 से कर देते हैं, कितना आ जाएगा हमारा 0.625, 3 से कर दो एक मल्टीप्लाई, 15 1 3 2 6 और 7 18, 1.8 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट। सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट था निकालना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्लियर क्वेश्चन। The next question is in the above question 13 and 14 we have carefully distinguished between average speed and magnitude of average velocity. हमने average speed भी देखी, magnitude of average velocity भी दे दी. No such distinction is necessary when we consider instantaneous speed and magnitude of velocity. The instantaneous speed is always equal to the magnitude of instantaneous velocity y. अब सबसे पहले हमें वर्ड समझना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वर्ड बना इंस्टेंट से, मतलब जो बहुत छोटे से इंस्टेंट पर जो स्पीड होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। जैसे आप कार, बस, तो जब हम बाज़ार में जाएंगे तो कार कई बार हमारा 40 दिखाता है, कई बार 60 दिखाता है, कई बार 100, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड दिखाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम बहुत छोटे इंटरवल की बात करेंगे तो डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या रहेगा, सेम। जब छोटा इंटरवल होगा तो क्योंकि जो हमारी एवरेज स्पीड थी और एवरेज वेलोसिटी थी उसमें फ़र्क किस चीज़ का था, एवरेज वेलोसिटी में हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट, और एवरेज स्पीड में क्या बोला हमने, डिस्टेंस। तो जब टाइम इंटरवल बहुत कम है, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा है ना, बहुत छोटे समय के लिए है, तो इतनी से देर के लिए ऐसी डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। इसीलिए जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड or magnitude of instantaneous velocity will be same because that we consider for the very small interval of time. तभी हम लोग v को क्या लिखते थे, limit if delta t approaches to 0 then delta x upon delta t. delta x मतलब very small distance और small, फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएशन में करते थे dx upon dt करते थे। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0 मतलब डेल्टा टी को हम बहुत कम ले रहे हैं कि ज़ीरो की तरह, ज़ीरो हम छोटा पर ज़ीरो ना बोल कर बहुत कम लेते हैं। क्लियर। सो दिस टॉपिक यू ऑलरेडी स्टडी है ना, 9th क्लास में भी पढ़ा है आपने, पर क्वेश्चन और एलिब्रेशंस हो गए, तो डू प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे, और प्रैक्टिस कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, तो खुद प्रैक्टिस करनी हो, चीज़ें सब आ जाएंगी। ओके बच्चों, दैट्स ऑल।